हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। मैंने हालांकि प्रीवियस क्लास में आपका सिलेबस जो है डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग जो है पहला चैप्टर जो रिलेशन और फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन हालांकि आप लोगों ने कुछ क्लास 11th में पढ़ लिया है, हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपका रिवीजन करवा देंगे। तो यहाँ पर जो आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना है वो केवल टाइप्स ऑफ रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, जिससे कि हर साल आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा वो हम बताएंगे आपको कहाँ से आता है। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर में ले चलते हैं। सेट पर आप लोगों ने बेटा सेट पढ़ लिया है। सेट होता क्या है? व्हाट इज सेट? सेट क्या है? तो सेट आपने पढ़ा होगा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। A collection of well-defined object is called set. A collection of well-defined object is called set. Well-defined का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर What is the meaning of well defined? Well defined का मतलब ये है कि किसी भी सेट को आप कितना एग्जैक्टली डिफाइन कर रहे हैं, कितना एक्यूरेट कर दे रहे हैं, कितना प्रिसाइज कर दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब होता है शुड बी एग्जैक्ट या कह दूं प्रिसाइज और precise, so that we can collection of well defined object। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक क्लास में इंटेलिजेंस बच्चों का कलेक्शन लेते हैं। हम कहते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस स्टूडेंट इन क्लास 12th ही कहते हैं। अगर तो क्या ये एक सेट होगा? नहीं, ये एक सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको वेल डिफाइन पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस स्टूडेंट इन अ क्लास 12th है। तो क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर बच्चे को हम इंटेलिजेंस किस लेवल पे कह रहे हैं, किस मायने पे कह रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हम एग्जैक्ट उसके बारे में वेल डिफाइन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि अगर हम किसी को भी कहते हैं इंटेलिजेंस है तो उसके कंपैरिजन में कोई और हो सकता है इंटेलिजेंस हो। तो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस स्टूडेंट इन आ क्लास, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस स्टूडेंट इन क्लास। तो ये आपका एक सेट नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें कि कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये एक सेट है, क्योंकि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत में रहे हैं ये पूरी तरह से एक उनका सेट होगा। वो तो हमारे पता है हमको फाइनाइटली कितने प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे भारत में, या कितने प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत में थे। तो कलेक्शन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया ये एक हमारा सेट है। हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सेट में देखिए, सेट में आप लोग पढ़ें बेटा, सेट को 2 तरीके से आप लोग, एक तो सेट लिस्टिंग मेथड था, सेट लिस्टिंग मेथड लिखने के तरीके, और दूसरा था सेट बिल्डर मेथड।
सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट लिस्टिंग मेथड में जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेट लिस्टिंग मेथड में जैसे a इज इक्वल टू, अगर हम कोई सेट लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लिस्ट का मतलब होता है उसको बेटा एक लिस्ट ही बना दी जाए, उस सारे एलिमेंट्स को पूरी तरह से लिख दिया जाए तो ये एक लिस्ट है, पूरी उसकी लिस्ट बना दी गई है। और सेट बिल्डर का मतलब है सेट बिल्डर में कुछ सेटअप किया जाए, कुछ बिल्ड किया जाए कि उसमें कुछ सोचने में टाइम लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी सेट को अगर सेट बिल्डअप कर देता हूं तो आप लोग लिखते a इज इक्वल टू एक कोई सेट है सच दैट मैं लिखता x, बेटा एक ये जो डंडी है इस डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ते क्या है, इज सच दैट, इज सच दैट, इज सच दैट, इज सच दैट। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x आपका क्या होगा बेटा लेस देन 5। तो ये सेट बिल्ड हो गया। हम लोगों ने क्लास 11th में सेट में पढ़ चुका है कि ये सेट लिस्टिंग मेथड क्या है और सेट बिल्डर मेथड क्या है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को क्या कर ले रहा हूँ यहीं पर बता दे रहा हूँ। उसके बाद बेटा आप लोगों ने पढ़ा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो जिसमें एक भी एलिमेंट ही ना हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ही ना हो। और एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, मान लीजिए एम्प्टी सेट है, इसको 5 से डिनोट करते थे और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता था। इसी को हम लोग एम्प्टी भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। चाहे एम्प्टी कहें चाहे नल सेट कहें, चाहे एम्प्टी कहें चाहे नल सेट कहें। और इसके बाद हम लोग जो है अब रिलेशन पे आ जाते हैं। बेटा रिलेशन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देता हूँ। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बेटा अगर हम यहाँ पर दो सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट सेट A एंड सेट B, लेट A एंड B be टू नॉन एम्प्टी सेट। कहने का मतलब क्या है बेटा, दो सेट मैंने लिया है और दोनों सेट क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब यह है कि दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट को, दोनों सेट में कुछ ना कुछ तो कंटेन है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो नॉन एम्प्टी नहीं, एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो मैं अगर दो सेट में ले लेता हूँ बेटा, दो सेट, एक सेट में मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिया है 1 2 3 और दूसरा सेट बेटा B ले लिया हूँ, उसमें कह देता हूँ A B C। तो यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा सेट A क्रॉस B, और जो इसमें एलिमेंट होंगे बेटा, इसमें एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में A कॉमा B इज सच दैट बेटा कि A बिलोंग्स करेगा आपका सेट A से एंड B बिलोंग करेगा सेट B से। जो A एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करेगा और जो B एलिमेंट है वो सेट B से बिलोंग करेगा। देखिए आप, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की निकालता हूँ यहाँ से A क्रॉस B निकालूंगा तो आप कहेंगे कि सर 1 कॉमा A और 1 कॉमा B, 1 कॉमा C और 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 2 कॉमा C, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और ये 3 कॉमा C, सॉरी 3 कॉमा A होगा यहाँ पर और 3 कॉमा B है। 3 कॉमा A, 3 कॉमा B, 3 कॉमा C। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दो सेट का।
और मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर बेटा दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर इसमें बेटा देखिए यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट हैं, इस सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, जो बेटा ए क्रॉस बी आया है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो बेटा यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे इतने हैं। ए क्रॉस बी में आप गिन लीजिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी में बेटा जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू m इंटू एन, मीन्स 9 एलिमेंट हो गए बेटा। क्या हो गए? 9 एलिमेंट। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला भी बन जाता है कि अगर एक सेट ए है उसमें m एलिमेंट हैं और दूसरा कोई सेट है उसमें दूसरा कोई सेट बी है उसमें n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो उसमें m इंटू एन एलिमेंट मिलेंगे आपको। फिर बेटा हम इसके बाद चर्चा करेंगे अब रिलेशन के बारे में, और यहीं से अगर मैं कह देता कि बेटा b क्रॉस ए निकालिए ज़रा, तो b क्रॉस ए क्या हो जाता? b क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाता बेटा? यहाँ पर ये हो जाता फिर a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3 c, 1 c, 2 c, 3। कहने का मतलब ये हो जाता इस तरीके से b, a बेटा सच दैट जो आपका b बिलोंग करता वो सेट b से बिलोंग करता और जो एलिमेंट a है वो बिलोंग करता बेटा सेट a से। बात बिल्कुल उसी तरीके से है, बस उसका क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन यहीं से हम लोग अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। ये तो कुछ प्रीवियस बातें थी जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है आज रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है बेटे? रिलेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, संबंध। एक माता का अपने पुत्र से रिलेशन और एक पिता का अपने पुत्र से रिलेशन, एक भाई का अपने बहन से रिलेशन और बहन का भाई से रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बहुत तरीके के होते हैं बेटा, तो आप लोग फोकस अपने ही रिलेशन में करें, ना कि कुछ और सोचें। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ रिलेशन की। तो रिलेशन ये है मेरा रिलेशन। रिलेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? रिलेशन इज एनी रूल, रिलेशन इज एनी रूल इन विच any element of set A is related to any element of set B। रिलेशन एक कोई भी रूल है, आप कह सकते हैं रिलेशन इज एनी रूल, कोई भी रूल है, किसी भी रूल से हमें मतलब नहीं है कौन सा रूल लग रहा है उसमें। रिलेशन इज एनी रूल in which any element of set A, any element of set A, या कह दें कि any element of set first is related to the any element of set second। कह सकते हैं कि any element of set first is related to any element of other set, बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा मेरे पास एक कोई सेट है, सेट A है और दूसरा कोई सेट B है, इस सेट में मान लेता हूँ मैं कुछ एलिमेंट मान लेता हूँ। मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 बेटा,
और इस सेट में एलिमेंट में मान लेता हूँ ए, बी और सी एलिमेंट है, तो मुझे क्या बताना है, इस रिलेशन क्या होगा कि आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन। तो मैं अगर कुछ भी कह दूं, मैंने ये कह दिया, ये कह दिया, चलिए एक एलिमेंट इसमें और ले लेते हैं बेटा, ये, तो ये एक ऐसा रिलेशन है, मतलब 1 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन सी से है, 3 का रिलेशन ए से है। तो इसमें क्या है, ये एक रिलेशन है, रिलेशन है, मतलब 1 रिलेटेड है बेटा किससे, बी से, और यहीं पर जो 2 रिलेटेड है बेटा बी से, 1 रिलेटेड है बी से और 2 रिलेटेड है बेटा सी से, 2 रिलेटेड है सी से और 3 रिलेटेड है ए से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन, रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो रिलेशन क्या है, अगर कोई भी 2 सेट हैं नॉन एम्प्टी सेट, अगर कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं और हम सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन दिखाते हैं, तो रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन होता क्या है, थोड़ा सा और मैं एलोबरेट करता हूँ, इसको बड़ा ध्यान से समझिए, आप बहुत गौर से देखिएगा। रिलेशन, हालांकि ये सब चीज़ें डिस्कस हो गई है क्लास 11th में ही। रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। इफ ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी बेटा 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन एक रिलेशन, देन जो रिलेशन होगा इज डिफाइन एज, ये बेटा जो 2 डॉट है इसको हम पढ़ते हैं, इज डिफाइन एज, आर एक रिलेशन डिफाइन एज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या होता है, वो जो रिलेशन होता है बेटा वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ये हमारा रिलेशन। ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा हमारा रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, जैसे मैं मान लो अगर आपके पास कह दूं कि बेटा एक कोई सेट है ए, एक कोई सेट ए है, इस सेट में बेटा एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा कोई सेट ले लेता हूँ बेटा मैं सेट बी, उसमें कह देता हूँ 5 और 6 है 2 एलिमेंट। तो बेटे अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूँ तो रिलेशन का मतलब पहले तो मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी थोड़ा सा मैं एलोबरेट करके बता रहा हूँ कि आप सब कुछ समझ जाएं। ए क्रॉस बी बेटा निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए। तो यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे तो कहेंगे कि 1,5 1,6, और बेटा और क्या कहेंगे यहाँ पर 1,5 1,6 और 2,5 2,6 and 2,6 3,5 3,6। तो ये तो हमारा ए क्रॉस बी है। तो मैं बेटा एक R1 रिलेशन डिफाइन कर दूं, यहीं पर R1 रिलेशन डिफाइन कर दूं, तो R1 को मैं कह देता हूं बेटा कि R एक रिलेशन है सच दैट कि A कॉमा B बिलोंग्स करेगा R से। A कॉमा B जो है वो R में तभी बिलोंग करेगा, मैं इस तरह से रिलेशन डिफाइन करता हूँ सच दैट क्या हो कि बेटा A प्लस B जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो A प्लस B ग्रेटर देन 0, A प्लस B ग्रेटर देन 0। या मैं थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल बनाता हूँ इसको, मैं कह दूँ कि जो A प्लस B होगा बेटा
वो ग्रेटर देन क्या होगा, 8 कह देता हूँ, a प्लस बी ग्रेटर देन 8। तो इसमें जो है बेटा रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो देखिए अगर ये मैं इसको लेता हूँ बेटा तो a प्लस बी मीन्स 5 + 1 6 होगा, और ये बेटा इसमें लाई नहीं करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रिलेशन में नहीं होगा। इसको देखिए 6 1 7 ए भी रिलेशन में नहीं होगा, 2 + 5 ए भी रिलेशन में नहीं होगा, 6 + 2 बेटा ए भी 8 ही है, ए भी रिलेशन में नहीं होगा। अगर 3 + 5 की बात करते हैं तो ए भी रिलेशन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 6 का सम करेंगे बेटा तो 9 होगा। तो इसमें के ये ऐसा रिलेशन है जिसमें कि एक ही सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन की बात हो गई है, और यहीं पर अगर मैं ये कह दूँ बेटा इसी में R2 एक कोई रिलेशन डिफाइन कर दूँ, R2 रिलेशन डिफाइन कर दूँ a, b सच दैट बेटा क्या जो आपका a + b बेटा बिलोंग करेगा R से। यहाँ पर जरा इसको देख लीजिए, क्योंकि जो a क्रॉस b का ही ये सबसेट है, इसीलिए क्या है रिलेशन है। पहली बात तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर a + b ग्रेटर देन 8 मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या होना चाहिए a क्रॉस b का ये सबसेट भी है। तो ये रिलेशन है हमारा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देख लीजिए a, b आपका बिलोंग्स कर रहा है R से। तो बेटा ये a, b है, ये अगर इसको देखिए, अगर मैं कह दूं कि a + b बेटा ग्रेटर देन 9 है, तो यहाँ पर क्या कोई भी आप एलिमेंट मुझे बता पाएंगे बेटा? कोई भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताइए जिसका सम यहाँ पर 9 हो, जिसका सम यहाँ पर 9 हो बेटा। 9 से ग्रेटर, तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो 9 ही होगा, इससे ज़्यादा कोई सम इसमें आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा रिलेशन क्या होगा बेटा 5 होगा। ये रिलेशन में कोई भी ऐसा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस रिलेशन को हम नाम दे देते हैं बेटा वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन कह दीजिए आप, चाहे एम्प्टी रिलेशन कह दीजिए, वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कह दीजिए। उसके बाद हम लोग वाइड रिलेशन हो गया और रिलेशन, हाँ हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन बेटा जो आपका है, मैं यहीं पर बताना चाह रहा था बट देख लीजिए। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा लेट अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, एक कोई रिलेशन है और वो क्या होना चाहिए बेटा? अगर A क्रॉस B सबसेट ऑफ हो जाए A क्रॉस B का ही, मीन्स जो A क्रॉस B है वो सबसेट हो A क्रॉस B का, मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये पूरा A क्रॉस B ही इसके इक्वल आ जाए, तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। और फिर मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी का नाम ही है अपने आप में यूनिक रहना। आइडेंटिटी रिलेशन
आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन अगर कोई भी एक रिलेशन है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा इसके पहले बता देता हूँ आपको, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट का मतलब क्या है? अगर बेटा कोई भी सेट ए है, लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, ए कोई भी सेट है, अगर ए कोई भी सेट है और उसमें क्या करना है, हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है। अगर इसी पे एक रिलेशन में डिफाइन कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? रिलेशन ऑन दिस सेट। कहने का मतलब ये है कि आर कोई रिलेशन है और इसी सेट से रिलेशन इज डिफाइन टू इटसेल्फ, उसी में वो रिलेशन डिफाइन हो, आर फ्रॉम ए टू ए, तो ये क्या कहलाएगा? इटसेल्फ रिलेशन या रिलेशन ऑन सेट। फिर मैं अब आगे चर्चा कर लेता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन की, अगर कोई भी सेट ए है, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट एंड आर जो है बेटा, अगर कोई रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट ए में, सेट ए से सेट ए में, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, कहीं कहीं पर आईडी से भी डिनोट कर दिया जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो क्या होगा बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन वो क्या होगा? ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए इज सच दैट एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब ये है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अदर वर्ड्स में आप लोग कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर सेट बी जो है हमारा ए ही है, तो आप कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट सेट ए का जो है वो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तब क्लियर होगा ये। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए आइडेंटिटी यूनिक होगा, यूनिक अगर कोई सेट ए है, अगर इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, अगर हम एक रिलेशन यहाँ पर जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन अगर 1,1 1,2 कह दें और फिर बेटा कह दें अगर हम 2,2 और 3,3, ये रिलेशन तो है ही, क्योंकि ये जो है इसके कार्टेशियन जो निकालेंगे, अगर हमारा जो रिलेशन होगा यहाँ पर डिफाइन करेंगे रिलेशन ऑन सेट पर ए टू सेट ए, जब इसको डिफाइन करेंगे तो अगर इसी सेट पर डिफाइन करेंगे तो ए क्रॉस ए जो आएगा बेटा वो क्या होगा? इसका सबसेट होगा। ये जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा रिलेशन तो है ही, लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी की हमने आपको डेफिनेशन बताया। जो आइडेंटिटी है वो क्या है? आइडेंटिटी ए कॉमा ए केवल ऐसे ही एलिमेंट होने चाहिए बेटा, इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो खुद से रिलेशन ना बनाता हो। तो इसमें सारे के सारे सेट के एलिमेंट, सारे के सारे सेट के एलिमेंट अपने से खुद से रिलेशन बनाएं, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ये आ गया, एक एलिमेंट ये आ गया, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। फिर इसी से लगा हुआ हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे और सिमेट्रिक रिलेशन है, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है, और अब यहीं पे आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कहेगा कोई रिलेशन दे दिया है, उसको शो करिए बेटा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको क्या क्या चीज़ें शो करनी है? आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाना है, उसी रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। अगर ये तीनों बातें आप दिखा देते हैं तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से आपका, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन जो है यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है? जब कोई भी रिलेशन R, अगर कोई भी रिलेशन है सेट A से सेट A में, इटसेल्फ डिफाइन है, रिलेशन ऑन सेट पर, वो इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगा जब ये तीनों कंडीशन को होल्ड करेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंडीशन को होल्ड करेगा। पहला कंडीशन तो वो रिलेशन क्या होना चाहिए? R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, R को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा और R को क्या होना पड़ेगा? सिमेट्रिक होना पड़ेगा, R को सिमेट्रिक होना पड़ेगा और R को ट्रांजिटिव होना पड़ेगा, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम यहाँ पर जो दिखाएंगे वो क्या क्या दिखाएंगे कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक दिखाएंगे, ट्रांजिटिव दिखाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेटा नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।